नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक और लवण, धातु अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक, इन सभी जो चैप्टर हैं और एक अंत वाला तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, इन सभी पांचों चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के जो केमिस्ट्री है, साइंस का जो केमिस्ट्री है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपकी पिछले साल जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, उन क्वेश्चन का भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न को ही लिए हैं, और अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी लिया जाएगा। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्या किया जाएगा, 3 वीडियो बनेगा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद करता है। यानी कि जब वायु की उपस्थिति नहीं होती है, वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है। यानी कि जब वायु की उपस्थिति होती है तो पदार्थ जलता है। तो आंसर लिखिएगा कि वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है। इसका आंसर लिखिएगा कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वह किसी पदार्थ की जलने में सहायक होता है, अतः वायु की अनुपस्थिति में यह जलना बंद कर देता है। देखिएगा साथियों, मान लीजिए कोई भी कपड़ा है और उस कपड़ा में क्या लग गया, आग लग गया। ठीक है, अगर हम आप उसको क्या कीजिएगा, उसको चारों ओर से ढक दीजिए किसी भी वस्तु से, तो वो वायु का संपर्क खो देगा, यानी कि उसमें वायु नहीं प्रवेश कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यह जो कपड़ा है या जो कागज है वह जलने से बंद हो जाएगा। जैसे कि आप लोग क्लास 10 का जो संस्कृत का 3rd चैप्टर है अलस कथा में आप लोग सुन रहे होंगे, तो उसको पढ़े होंगे, तो आप लोग को मालूम होगा कि तीसरा अलसी बोलता है कि क्या करने के लिए, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे भींगा हुआ कंबल डाल दे। यानी कि जब उस व्यक्ति को, जब किसी भी व्यक्ति को जब आग लग जाए, उसके चारों अगर कंबल लपेट दिया जाए तो कंबल काफी मोटा होता है, और कंबल ऑक्सीजन का संपर्क छोड़ देता है, वायु का संपर्क छोड़ देता है, जिस कारण किसी भी व्यक्ति को अंदर जब आग लग जाएगी, किसी भी वस्तु में आग लग जाएगी, तो जब ऑक्सीजन का वह सतह छोड़ देगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, वह आग जलना बंद कर देगा, अर्थात वह आग बुझ जाएगा। तो वायु की अनुपस्थिति में इसी कारण क्या होती है, कोई भी जो आग होता है वह जलना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होता है इसको किरोसिन तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है, इसको किरोसिन तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है। देखिए इसका आंसर लिखिएगा कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है, अतः यह जल ना जाए इससे बचने के लिए किरोसिन तेल से डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि जो सोडियम होता है वह काफी सक्रिय धातु होता है, जो काफी जल्दी उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण हम लोग उसको क्या करते हैं, किरोसिन के साथ डुबो कर रखते हैं। सोडियम को Na से सूचित करते हैं, और जब यह ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया कर लेता है तो यह जलने लगता है। इसको जलने से बचाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। क्योंकि तो आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में जो भी आप लोग समीकरण लिखते हैं, जैसे कि H2+O2 एरो 2H2O, यानी कि यहाँ पहले H2O ही लिखते हैं, और इसको बोलता है कि संतुलित कीजिए, यानी कि इधर की जो परमाणु का भार है, इधर के परमाणु के भार के आप लोग क्या कीजिए, समतुल्य कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, इधर देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो इससे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन का 2 मान हो जाता है,
लेकिन जो हाइड्रोजन का है तो 2 दूनी 4 हो जाता है, इसका मान 4 हो जाता है। अब इधर झमेला हो गया कि हाइड्रोजन के पास तो यहाँ पे 2 था, लेकिन यहाँ पे फिर 4 हो गया, और ऑक्सीजन का तो समतुल्य हो गया, इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देते हैं। यानी 2 से 2 भी गुणा कीजिएगा तो 2 या 4 होगा, इसका भी उतना हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का 2 था तो ऑक्सीजन का भी इधर 2 से ऑक्सीजन में गुणा हुआ तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, समतुल्य हो गए। मतलब कहने का बात इतना है कि अभिकारकों और उत्पादों में जब परमाणु संख्या समान होती है, अभिकारकों को इधर वाले जितने भी होते हैं इसको अभिकारक बोल जाता है, और इधर वाले को क्या बोल देता है, उत्पाद बोला जाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो जिसके कारण जो यह रासायनिक समीकरण है, इसमें अभिकारक की जो परमाणु संख्या है और उत्पाद की जो परमाणु संख्या है लगभग एक समान है, इसे क्या कहा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पूर्व एवं पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, या इसी को संयुक्त अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। संयोजन बोलिए या संयुक्त अभिक्रिया बोलिए, अगर आपके बोर्ड परीक्षा में संयोजन ना दे करके संयुक्त अभिक्रिया पूछ लेता है तो आप लोग भी इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। समझने का बस इतना है। यहाँ पे भी देखिए इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और यह जल का निर्माण कर रहा है। मतलब दो या दो से अभिकारक मिल करके, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2, यहाँ पे देखते हैं C कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोला गया, परिभाषा बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इधर वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप इन दोनों को भी लिख सकते हैं। चलिए बोला जा रहा है कि क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, इसका समीकरण लिखना है। मतलब जो लाल तप्त लोहा होता है, लोहे को क्या करते हैं हम लोग, पूरा गर्म कर देते हैं जिसका नाम लाल होता है, और उस पर जलवाष्प मतलब फिर उसको पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जब लाल तप्त जो लोहा है यानी कि Fe है, और इसको H2O यानी कि जल में इसको डाल दे रहे हैं तो क्या उत्पाद बनेगा, तो बनेगा Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। ठीक है, क्या हुआ, बोला गया है कि जब लाल तप्त लोहे को क्या करेंगे, जल के साथ विक्रिया करा देंगे, यानी लोहे को, जब गर्म लोहा है इसको जल में ले जाकर डाल देंगे तो किसका निर्माण होगा, तो Fe3O4 का निर्माण होगा, और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी कि जब कोई लोहे का जो सल्फेट होता है, लोहे का जो कील होता है, उसको कॉपर सल्फेट की विलयन में क्या करते हैं हम लोग, डुबोते हैं, CuSO4 की विलयन में हम लोग डुबोते हैं। तो विलयन में जब डुबोते हैं तो विलयन का रंग अचानक क्यों बदल जाता है। उत्तर लिखिएगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह हल्के रंग का हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे कि क्या बोला है कि जो लोहा है उसको कॉपर सल्फेट CuSO4 की उपस्थिति में रखते हैं तो किसका निर्माण होता है, FeSO4 का निर्माण होगा। ठीक है, और साथ ही में कौन सी गैस क्या निकलेगा, फिर कॉपर का निर्माण होगा। बोला जा रहा है कि जब लोहे की कील को, ये लोहा है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो फेरस सल्फेट का FeSO4 का निर्माण होता है, और साथ ही साथ कॉपर भी मुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट या जस्तीकरण क्यों करते हैं। साथियों, जो भी आप लोग लोहा का बना वस्तु आप लोग के घर में देख रहे होंगे, ठीक है, बात किया जा रहा है कि हम इसको पेंट या जस्तीकरण क्यों करते हैं। आप इसको पेंट या जस्तीकरण क्यों करते हैं, आपकी बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, काफी बार पूछा भी गया है कि लोहे का कोई भी वस्तु होता है हम उसको जस्तीकरण यानी कि जस्ता का उसके ऊपर लेपन यानी कि पेंट या गिरिश लगा देते हैं, तिल लगा देते हैं। आखिर ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। देखिए, जो भी लोहा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, खुले वायुमंडल में रखते हैं, जिसके कारण वह शीत की उपस्थिति में, मतलब आर्द्र वायुमंडल में जब उसको रखते हैं, शुष्क वायुमंडल में जब रखते हैं तो शीत की उपस्थिति में आता है, जो बाहर चल रही हवाएं हैं उसकी उपस्थिति में आता है, फिर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इन सभी की उपस्थिति में आने के कारण उस लोहे पे क्या लग जाता है, एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उस लोहे पे भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और किसी भी लोहे की वस्तु पर जब जंग लग जाएगा तो वह जो लोहा का वस्तु है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लोहा का वस्तु क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी जब जंग लगने से बचने के लिए यानी कि लोहे को खराब होने से बचने के लिए हम लोग किसी भी लोहे की वस्तु, लोहे की बनी वस्तु को पेंट करते हैं या उस पर जस्ता का परत चढ़ा देते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, चलिए अब बोला जा रहा है इसी में क्वेश्चन कि जंग लगना आखिर किसे कहते हैं और जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अभी आपको बताया, जब लोहे के आर्द्र वायुमंडल में आप लोग खुला छोड़ दीजिएगा तो उस पर भूरे रंग का परत चढ़ जाएगा, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। बात रहा इसके रासायनिक सूत्र लिखने का कि जब लोहे पे जंग लग जाता है तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, इसका होता है Fe2O3, Fe2O3, उसके बाद होता है XH2O। ठीक है, इसका क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है XH2O है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोल जा रहा है कि विघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया कहिए या वियोजन अभिक्रिया कहिए। विघटन अभिक्रिया क्या कहते हैं, विघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि विघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। आखिर क्यों, मतलब इसके जस्ट अपोजिट हम लोग संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं, यानी कि संयुक्त अभिक्रिया। अभी बताएं कि संयोजन अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के नाम से और जाना जाता है, संयुक्त अभिक्रिया के नाम से। देखिए, बोला जा रहा है कि वियोजन अभिक्रिया जो है यानी कि विघटन अभिक्रिया जो है, इसको क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, अभी आप लोग को बताएं कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक जस्ट इसके विपरीत जो वियोजन अभिक्रिया होती है, इसमें जो भी अभिकारक होते हैं वह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें तो दो अभिकारक मिल रहा है और एक एकल नया उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। लेकिन जो इसमें जो जल होता है, हाइड्रोजन H2O होता है, वह जो टूट जाता है और दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। मतलब इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण, इसमें एकल उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो यही कारण है कि संयोजन यानी विघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जब देखिएगा जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको वायु में जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। आखिर क्यों, तो यदि मैग्नीशियम रिबन को नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह परत मैग्नीशियम के जलने से अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आपके आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को किससे साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। देखिए, जब भी मैग्नीशियम होता है उसको वायु की उपस्थिति में जब वह रहता है तो MgO यानी कि 2MgO, इसको अगर संतुलित करेंगे तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, जो जलेगा बढ़िया से नहीं, अगर आप उसको जलाएंगे तो नहीं जलेगा। इसीलिए के कारण
उसको क्या करते हैं, जलाने से पहले हम लोग रिगमाल से उसको अच्छी तरीके से गढ़ के उसको साफ कर देते हैं, जिस कारण वो आसानी से जल जाता है। और यही कारण है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो लिखिएगा कि वैसी प्रतिक्रिया जिसमें दो यौगिक जल विलय कर आपस में एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं उसे अवक्षेपण कहते हैं। मतलब दो यौगिक क्या करते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, और जल में विलय होने के बाद एक अघुलनशील, जो कभी घुले ना किसी में, वैसा पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट के जलीय घोल में बेरियम क्लोराइड के जलीय घोल को डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, और इसी क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब देखिए NO2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, उसके बाद बोल रहा है कि Na2SO4 में क्या करते हैं हम लोग, BaCl2 डालते हैं, बेरियम क्लोराइड डालते हैं, तो जिसके कारण यह क्या कर देता है, तो BaSO4 का निर्माण कर देता है, BaSO4। और प्लस में किसका निर्माण कर देता है, Na, प्लस में किसका निर्माण कर देता है, NaCl का निर्माण कर देता है। यह इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रही है लेकिन जब उसके सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का प्रकाश पड़ेगा, तभी वह कंप्लीट यानी कि संपन्न हो पाएगा। इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि EgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, जब इस पे आप लोग सूर्य का प्रकाश डालते हैं, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी यह अभिक्रिया क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, तो इसे जब AgCl जो सूर्य का प्रकाश इस पे डालते हैं तो Ag प्लस Cl ये इसमें क्या होता रहता है, यह टूट जाता है, जिसके कारण, और Cl के साथ 2 लगेगा, AgCl पे यानी सिल्वर क्लोराइड पे जब हम लोग सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग टूट जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी देना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ लीजिए, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आप किसे कहेंगे। उदासीनीकरण देखने से यह उदास नहीं है, ठीक है। देखिए जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या आपने समझा, क्षार को आप लोग भस्म के नाम से भी जानते हैं, इसको भस्म के नाम से भी आप लोग जानते हैं। यानी कि जब कोई अम्ल जो है किसी भी क्षार यानी कि भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करता है, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहना है। ठीक है, आप लोग यह फॉर्मेट याद रखिएगा कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, लवण का, और साथ ही साथ किसका निर्माण करता है, जल का। इसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एगो अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl मीन्स क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्षार का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्षार का एग्जाम्पल होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, क्षार यानी कि भस्म है। जब यह आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl, Na इधर से और ये Cl के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, और यहाँ का H प्लस में H आ जाता है, और यहाँ पे H और H 2 है तो H2 हो जाएगा, और यह साथ में यहाँ पे O है, O यानी कि जल का निर्माण। क्या समझे कि यह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl मीन्स क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक, इस HCl मीन्स
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, NaOH को, NaOH को आप लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब यह आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो NaCl को क्या बोलते हैं आप लोग, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और साथ ही साथ किसका निर्माण कर रहा है जी, यह H2O मिश्र जल का निर्माण कर रहा है। इसे ही आप लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसको थोड़ा जल्दी याद कर लीजिएगा, बहुत मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव में जरूर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तो अभी आप लोग को बताएं कि कोई एकल अभिकारक है और टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि श्वसन को अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार का अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों नहीं कहते, आइए जानते हैं। बोला जा रहा है कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। चावल, आलू तथा ब्रेड इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर के ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एक होता है ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा प्राप्त हो यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का निर्माण हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन कि तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों कहा जाता है। जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उसको हम लोग नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। जैसे कि आप लोग कोई चिप्स का पैकेट देखे होंगे, तो चिप्स का पैकेट तो दिखने में काफी बड़ा दिखता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही चिप्स होता है। आखिर ऐसा क्यों, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो क्वेश्चन है आप लोग का, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, तेल एवं वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो वायु रोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उसमें तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि इसमें उपचयन न हो सके। देखिए, या मान लीजिए चिप्स का पैकेट है, इसमें पूरा नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, थोड़ा सा इसमें चिप्स डाला जाता है। इसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि यह जो चिप्स होता है उसको मार्केट में पहुंचने में काफी समय लग जाता है, और हम लोग के पास आने में जो हम लोग खरीदते हैं उसको थोड़ी देर के बाद ही खरीदते हैं, जब बनने के 1-2 महीने के बाद ही लगभग। तो 1-2 महीने में चिप्स है इस पैकेट में खराब ना हो जाए, इस कारण से इसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, नाइट्रोजन गैस को हम लोग इसमें मिलाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो आप लोग को बताइए दिए कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हाँ, संक्षारण किसे कहते हैं। देखिए, संक्षारण भी वही होता है जब किसी भी लोहे की वस्तु को शुष्क आर्द्र वायुमंडल की उपस्थिति में रखते हैं तो जिस कारण उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उसे जंग कहते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया तो अभी आप लोग को बता दिए कि साथ साथ ऊष्मा का निर्माण हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आइए सेकंड चैप्टर की ओर, अम्ल क्षारक और लवण पे चलते हैं। अम्ल और क्षारक लवण में क्या क्या आपके लिए ऑब्जेक्टिव, क्या क्या सब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले लेते हैं कि द्विधर्मी यानी कि उभयधर्मी, द्विधर्मी यानी कि उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। अच्छा, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उभयधर्मी जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। दो उदाहरण दें, इनकी अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया रासायनिक समीकरण भी लिखें। तो वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि ये जो उभयधर्मी होता है इसको द्विधर्मी भी बोला जाता है, इसको द्विधर्मी बोलते हैं। और यह जो द्विधर्मी ऑक्साइड होता है ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और यह क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है।
ठीक है, मतलब यह अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। तो वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आप लोग का, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो Al2O3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अम्ल का Al2O3 होता है, ठीक है, अम्ल, और क्या हो जाता है, क्षार होता है ZNO। ठीक है, तो ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया करता है यानी कि Al2O3, ठीक है, प्लस में आता है HCl के साथ, ये जब अभिक्रिया अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेगा Al2O3, और यह किसका निर्माण करेगा, AlCl3 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ क्या मुक्त करेगा, प्लस ZNO मुक्त करेगा। ये इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब ऐसा याद रखिए, जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर ले उसे क्या कहते हैं आप लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले आप लोग एक सूत्र याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O। यह किसका सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है, इसका बोल रहा है कि आप इसको जल के साथ अभिक्रिया कराइए, यानी कि जब आपको इसको जल के साथ इसको संतुलित करें तो 1/2 होता है। इसको जल के साथ जब आप लोग अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O का निर्माण होता है। क्या बोला है कि जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP से सूचित करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या है, तो जब भी आपका घर बनता है तो उस पर देखिएगा सफेद रंग का चूना जैसा पुट्टी लगाया जाता है, उसे को POP कहते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका जब आप लोग जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम, जिप्सम का निर्माण होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जिप्सम का निर्माण होगा। और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग सूत्र याद रखिएगा और जिप्सम का भी सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि आश्रित जल में विद्युत चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा के जल में होता है। यानी कि जो आश्रित जल होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं हो रहा है, लेकिन जो वर्षा का जल है उसमें विद्युत का चालन क्यों हो रहा है, यह समझाइए। देखेंगे कि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें घुली होती हैं, जो कार्बनिक अम्ल H2CO3 और सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 आदि बनाती हैं। इनके आयनों में विच्छेदन होता है, इसलिए वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। और आश्रित जल में घुलनशील लवण या गैसें नहीं होती, इसलिए इसका आयनीकरण नहीं होता, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। यानी कि जो वर्षा जल होती है, जो वायुमंडल की उपस्थिति में आती है, तो CO2 और SO2 की उपस्थिति में भी आती है, जिस कारण इसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। लेकिन आश्रित जल में तो ऐसा नहीं होता, आश्रित जल में, इसलिए इसमें आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। मतलब जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, उसमें विद्युत क्यों प्रवाहित होती है। लिखेंगे कि जो अम्ल का जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण H+ आयन उत्पन्न होता है, जिस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। आप लोग अम्ल का फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि अम्ल अपने जलीय विलयन में क्या त्यागता है, अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन त्यागता है, और इसी H+ आयन के कारण इसमें विद्युत धारा का भी प्रवाह हो पाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि अम्ल क्या त्यागता है जलीय विलयन में, H+, और इसी H+ के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि भूमिगत जल, यानी जो ऐसा जल जो आप लोग भूमि से प्राप्त करते हैं उसका 2 लाभों का उल्लेख। मतलब वैसे जल जो आप लोग भूमि से प्राप्त करते हैं उसका आपके दैनिक जीवन में क्या क्या 2 लाभ है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए, तो भूमिगत जल के आप लोग 2 लाभ इस प्रकार हैं कि मृदा में भौम जल स्तर बना रहता है। मतलब जो जब आप उससे पानी खींचते हैं तो उसका जो भौम जल स्तर है वह बना रहता है, और यह जल पीने के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें आयरन काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो सभी तत्व होते हैं वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बोल जा रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, मतलब जल जब नहीं होता है अम्ल में तो जो अम्ल का व्यवहार होता है वो अम्लीय क्यों नहीं होता। यानी कि अम्ल को अम्लीय करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जल की जब अनुपस्थिति होती है तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। बोला जा रहा है कि जब जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है, और जल की उपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होते, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। देखिए, जब कोई जल का विच्छेदन करते हैं हम लोग, विच्छेदन में सहायक होता है वो,
जिससे हाइड्रोनियम आयन, मतलब जल से क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है, और जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता। इसलिए जल, मतलब अगर जल रह रहा है तो यह तो अम्ल है, तो जलीय विलयन में ना H प्लस आयन उत्पन्न कर रहा है। अगर जल की अनुपस्थिति रह जाएगी, जल नहीं रहेगा, तो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करेगा। यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद अम्लों का सामान्य गुण आप लोग को बताना है। तो अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, भाई खट्टा होता है जी। ठीक है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ये सब क्या है, अम्लीय चीज है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अम्ल का उपयोग, और यह नीला लिटमस पत्र को, नीला को क्या कर देता है, या नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है। ठीक है, लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो इसका दो उपयोग देख लिए। और अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके, जब अम्ल क्या करता है, क्षारक से, उसी वक्त आप लोग को बताए थे कि अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, जब अम्ल किसी भी क्षारक यानी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला जा रहा है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का दो को उपयोग बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। जो धोने का सोडा होता है, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, यह किसका सूत्र है जी, यह धोने का सोडा का सूत्र है। धोने के सोडा का सूत्र है। NO2CO3 इंटू 10H2O किसका सूत्र है, धोने का सोडा का सूत्र है। और बेकिंग सोडा का क्या सूत्र है, बेकिंग सोडा का, इसका है NaHCO3, NaHCO3। बोला जा रहा है इसका दूध को आप लोग उपयोग बताइए। तो इसका जो उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। Na2N धोने के सोडा का उपयोग कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में होता है, कांच और साबुन के उद्योग में होता है। ठीक है, और बोला जा रहा है और इसका उपयोग कागज के भी उद्योग में होता है, कांच, साबुन और कागज के उपयोग में होता है। और दूसरा उपयोग है कि जल की स्थायी कठोरता को यह दूर कर देता है। यह कठोरता को, जल की कठोरता को क्या कर देता है, या दूर कर देता है, यह जल की कठोरता को दूर कर देता है। और जो बेकिंग सोडा होता है, इस बेकिंग सोडा का यही उपयोग है कि इसका सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल के अग्निशामक में किया जाता है, सोडा अम्ल के। ठीक है, और उसके बाद यह बता दें कि यह जो एंटासिड का एक संगठन है जो पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। और हमारा जब पेट यदि ज्यादा अम्लीय हो जाता है तो अम्लीयता को यह क्या कर देता है, यह अम्लीयता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। उदासीन करने के बाद हमें क्या मिलती है, आराम मिलती है, हमें राहत मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और एक है विरंजक चूर्ण को किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण जो होता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर जब फ्लोरीन की क्रिया होती है, जब क्लोरीन यानी कि शुष्क जो बुझा हुआ चूना होता है, यानी कि CaOH2 होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसका जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया आप लोग करा दीजिएगा Cl2 के साथ, तो किसका निर्माण होगा, CaOCl2 प्लस में किसका निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। बोला जा रहा है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण को बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशिष्ट टावर के होपर में शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जाता है। नीचे में क्लोरीन गैस तथा वो गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन ऊपर तक पहुंचते पहुंचते पूर्णतः अवशोषित हो जाती है और बुझा हुआ चूना जो होता है विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। देखिए CaOH2 बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अगर पूछेगा बुझा हुआ चूना इनमें से कौन है, तो CaOH का होल ट्वाइस। जब CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम CaOCl2 का निर्माण होता है, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, H2O का। और इसी CaOCl2 को आप लोग क्या कहते हैं, इसी CaOCl2 को आप लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अब से अगर पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे कैसे होता है, तो जब CaOH2 का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे।
चलिए आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। विरंजक चूर्ण का आप लोग देख लिए और इसका उपयोग बोलेगा विरंजक चूर्ण का उपयोग तो कागज तथा कपड़ा उद्योग में किया जाता है। पेयजल को जो आप लोग पीने वाला पानी जो होता है उसको रोगाणु उसमें कुछ कीटाणु हो जाते हैं उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। और बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में इसका किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में, लैब में बोला जाए तो इसका प्रयोग ऑक्सीकारक का कार्य करता है प्रयोगशाला में, ठीक है। मतलब विरंजक चूर्ण के बारे में आप लोग जानकारी एकत्र रखिएगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है तो बिना बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। और ठीक है, इसका उपयोग पूछेगा विरंजक चूर्ण का उपयोग तो कागज के क्षेत्र में होता है, कागज तथा कपड़ा बनाने में, ठीक है। पेयजल को जो पीने वाला पानी होता है उसको रोगाणु रहित बनाने में। और जो भी सिकुड़ने वाला जो ऊन होता है, बिना सिकुड़ने वाला ऊन, जो वैसा ऊन जो जिससे कपड़ा बनाया जाता है उसे मतलब वो ना सिकुड़े वैसे ऊन को बनाने में यह किया जाता है, ठीक है। बोलेगा फिर कास्टिक सोडा, ठीक है। मतलब ऐसे चला जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी दूर हो जाए, ऑब्जेक्टिव ऑर्डर और सब्जेक्टिव का भी। बोला जाएगा कि कास्टिक सोडा का निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का जब हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसका विद्युत अपघटन करा देते हैं। इसका क्या करा देते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन करा देते हैं तो आपको NaOH का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ ही साथ क्लोरीन का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। इसी कारण क्या होता है, कास्टिक सोडा का जब आप लोग विद्युत अपघटन करा देते हैं, यानी कि मतलब इसका बोला जाए कि जब सोडियम क्लोराइड को जब लोग वैद्युत अपघटन करा देते हैं तो आपको यह कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा बोला जाता है, ठीक है। तो बोलेगा कि कास्टिक सोडा का निर्माण क्या कैसे होता है, तो जब सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन करा दिया जाता है तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखिएगा CaSO4 × 1/2H2O। जिप्सम का याद रखिएगा CaSO4 × 2H2O, ठीक है। इन सब का आप लोग सूत्र याद रखिएगा। धोने का सोडा का Na2CO3 × 10H2O और बेकिंग सोडा का NaHCO3। इन सब का आप लोग क्या कीजिएगा, सूत्र जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्षारक का समान गुण अम्ल का तो बता दिए, कड़वा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, ठीक है। ठीक है, क्षारकों का गुण है तो इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है और ये साबुन जैसा चिकना होता है, ठीक है, तथा त्वचा को क्षति भी पहुंचा सकता है, ठीक है। और लाल लिटमस पत्र को यह क्या कर देता है, नीला कर देता है। चलिए बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग जानकारी एकत्र कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र अभी आप लोग को बताएं भी कि NaHCO3 होता है, ठीक है। अगर इसका उपयोग मिलेगा तो बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका निर्माण जो होता है Na2CO3 के जलीय अपघटन के कारण होता है और जब इसमें CO2 भी डाला जाता है तभी इसका निर्माण होता है, ठीक है। बोल रहा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। मतलब आप लोग आजकल नमक का भी देख रहेंगे तो उसमें नमक का जो पैकेट होता है उसमें लिखा रहता है आयोडीन, ऐसे अंग्रेजी में लिखा रहता है, हिंदी में लिख रहे हैं आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक की आप लोग को सलाह क्यों दी जाती है। आप लोग जो टाटा साल्ट खाते हैं इत्यादि जितने भी प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें एक शब्द लिखा होगा आयोडीन युक्त नमक और एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि आयोडीन खाने से क्या होता है, आपका मस्तिष्क, आपका जो दिमाग होता है तेज होता है, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं कि अऊट ग्रंथि या थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है और हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है या वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गाइटर से ग्रसित हम हो जाएंगे, ठीक है। और इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहरी की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। क्योंकि अगर आप लोग कुछ लोगों को देखे होंगे घींघा रोग के बारे में आप लोग गांव में जरूर सुने होंगे, यानी कि शरीर का कुछ ऐसा भाग या अधिकतर गलों में होता है, गला क्या हो जाएगा, बाहर थोड़ा निकल जाएगा यानी फूल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, गायटर रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, गायटर। यानी कि जब आपके अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको गायटर रोग हो जाएगा, यानी कि कोई भी शरीर का अंग क्या हो जाएगा,
फूल जाएगा, थोड़ा बाहर निकल जाएगा, जो कि आपके लिए परेशानी है, बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए गायटर रोग को दूर करने के लिए, यानी कि आपके शरीर में आयोडीन की जब कमी हो जाएगी तो गायटर रोग हो जा रहा है, इस गायटर रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। ठीक है, उसके बाद है धातु और धातु वाले चैप्टर में चलते हैं। तो दो धातु का नाम बताइए आप लोग, जो स्वतंत्र अवस्था में कहीं भी रख दिया जाए तो उस पर ना जंग लगेगा ना कुछ भी लगेगा। तो सोना और जो प्लेटिनम होता है, एयू, एयू को किससे सूचित करते हैं भाई, सोना से। ठीक है, और पीटी को किससे सूचित करते हैं, प्लेटिनम से। इसको भी लिखिए देते हैं, प्लेटिनम से। ठीक है, पीटी को प्लेटिनम, मतलब ये दो धातु है, इसको बाहर रख दीजिएगा तो इस पे जंग नहीं लगेगा, यह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तन्यता किसे कहते हैं, तो धातुओं का वह गुण जिसे जितना पीटते चले जाइए, पीटता चलिए, वो लंबा से लंबा होता चला जाएगा, उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, जो धातु का गुण होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बोला जाए कि सोनरस किसे कहते हैं, यानी कि ध्वनिक किसे कहते हैं, तो जो धात्विक कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज, मान लीजिए ये है, इसको हम लोग सोनरस कैसे कहेंगे, तो सोनरस तो है नहीं, एग्जाम्पल क्या आपको बता रहे हैं, मतलब ऐसे इस पे डालते हैं तो इस पे आवाज उत्पन्न होती है, तो जिससे मतलब किसी भी बड़े धातु से उसको टकराया जाए तो आवाज उत्पन्न हो, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, यही क्या कहलाता है, सोनरस कहलाता है, यानी कि ध्वनिक कहलाता है। ऐसे धातु का अगर आप लोग को उदाहरण देना हो कि जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कि जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है वह धातु कौन सा है, तो भाई वह है पारा। पारा कमरे के तापमान पर क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। ठीक है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को भाई आप लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम को क्या करते हैं आप लोग, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो चांदी भी होता है, कॉपर भी होता है। ठीक है, और ऊष्मा का कुचालक बोले जिसमें ऊष्मा कोई भी प्रवेश न हो, तो शीशा यानी कि लीड आप लोग देखे होंगे, उसमें ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उतना, मतलब ऊष्मा का कुचालक होगा। बोल जा रहा है कि खनिज और अयस्क क्या है, लोहे के दो अयस्कों का नाम एवं उनके आणविक सूत्र के साथ लिखें। देखिए, बोल जा रहा है खनिज और अयस्क क्या है, तो पृथ्वी में भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु या यौगिक को खनिज कहते हैं। आप लोग जानते हैं पृथ्वी को खोद करके धातुओं खनिजों को बाहर निकाला जाता है, तो पृथ्वी को स्वतंत्र अवस्था में उसको खोदते हैं प्राकृतिक रूप से जो भी धातुओं में मिल जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं। और अयस्क वह खनिज पदार्थ है जिसमें से कोई जो धातु होते हैं सुगमता पूर्वक कम खर्च में प्राप्त होती है, उसे अयस्क कहते हैं। और लोहे के दो अयस्क है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। लोहा का दो अयस्क पूछेगा तो कौन है भाई, लोहा का दो अयस्क है, एगो हेमाटाइट साहब है, हेमाटाइट साहब है, एगो मैग्नेटाइट साहब है। ठीक है, वैसे तो लोहा के चार अयस्क हैं, दो ही पूछा है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमाटाइट को होता है Fe2O3, Fe2O3, और इसका है मैग्नेटाइट को होता है Fe3O4। ठीक है, चलिए खनिज और अयस्क में आप लोग अंतर बता सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण क्या है भैया, गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण के बारे में भी ध्यान रखिए कि लोहे की बनी वस्तुओं को जब पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर जिंक की एक बारीक परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण। जैसा कि सबसे पहले आप लोग को जस्तीकरण के बारे में बताया, उसी प्रकार क्या है, गैल्वेनीकरण है। और जस्तीकरण में आप लोग जस्ता का लेप चढ़ाते थे, और गैल्वेनीकरण में आप लोग किसका लेप चढ़ाइएगा, तो गैल्वेनीकरण में क्या करेंगे, जिंक का लेप चढ़ाइएगा। किसका लेप चढ़ाइएगा भैया, जिंक का लेप चढ़ाइएगा। गैल्वेनीकरण किसका, जिंक का, और जस्तीकरण में किसका, जस्ता का लेप चढ़ता है। ठीक है, यानी कि लोहे की बनी की वस्तुओं पर पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या विद्युत विधि के द्वारा लोहे पर जिंक की एक बारीक परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। ठीक है, अयस्कों का समृद्धिकरण तो उतना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हैं कि उसका समृद्धिकरण किससे होता है, किस प्रकार से होता है। यानी कि जो भी खनिज होता है उस पर आप लोग जानते हैं कि मिट्टी रेत रहता है, और उस मिट्टी रेत को साफ करने के लिए कई प्रक्रियाओं से उसे गुजारा जाता है। जो भी इसमें मिट्टी मतलब जो भी बाहरी अशुद्धि उस पर लिपटी रहती है उसे गैंग कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों का हटाना आवश्यक होता है, और अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों के विभिन्नता पर आधारित है। ठीक है, चलिए
उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विभिन्न चरणों को फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शाइए। ठीक है, मतलब धातु का पहले अयस्क का सांद्रण होता है, उसके बाद धातु का निष्कर्षण होता है, निस्तापन होता है, भर्जन होता है, प्रगलन होता है, उसके बाद जो अशुद्ध धातु होते हैं उसका धातु का क्या कर दिया जाता है, शोधन कर दिया जाता है। इसके अयस्क और खनिज में आपको अंतर बता ही दिए। ठीक है, चलिए अब बोला जाएगा कि धातु को अपचायक क्यों कहते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि दूसरे पदार्थ को क्या दे सकता है, धातु इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। बोल रहे हैं क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो जब कोई भी जो धातु होगा वह जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कुछ धातु जो होते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके तो कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। मतलब जल तो दो प्रकार से, एक चावल बनता है, देखिएगा ऊपर देखिएगा तो भाप आ जाएगा, और भाप को जब उस पर हाथ रखिएगा तो कुछ देर के बाद वह पानी हो जाएगा। ठीक है, एक ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, एक गर्म जल के साथ लोहा अभिक्रिया कर लेता है, या कोई भी धातु अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड भी आप लोग को बताया, जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर सके उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो जब किसी भी धातु में कोई अन्य धातु या अधातु मिला दिया जाए जिसका एक नया प्रकार का क्या बनता है, पदार्थ बन जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो लिखेंगे इसको आप लोग इस प्रकार, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर के समांगी मिश्रण या मिश्र धातु कहलाते हैं। मतलब धातु है उसमें कुछ मिश्र धातु मिला, मतलब उसमें कुछ धातु मिला दीजिए या अधातु मिला दीजिए, जिसका अनुवाद क्या बन जाता है, मिश्र धातु बन जाता है। ठीक है, जो कि संक्षारण रोधी होता है। और बोला जा रहा है कि अधातु कुचालक काहे होते हैं, भाई धातु ही चालक हो रहा है, धातु में इलेक्ट्रॉन बह रहा है। एक अधातु में मात्र क्या है, ग्रेफाइट है, जो कि विद्युत का चालक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये कुचालकवा सब जितना भी है प्लास्टिक उसमें विद्युत धारा काहे नहीं बह रहा है, तो अधातु के बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होते हैं, इसलिए प्राय धातु विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जो धातु साहब होते हैं, जो एलिमेंट में जो धातु होता है, मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। लेकिन जो अधातु होता है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन अधिकता है ही नहीं है, तो ये कैसे दान करेगा, तो इसलिए यह क्या होता है, विद्युत का चालक और यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, लोहे के जंग से बचाने के लिए भाई तरीका क्या है, तो आप उसको बाहर ना रखिए, और जंग से अच्छी तरीके से बचाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा पेंट कर दीजिए। पेंट करने से भी नहीं मान रहे हैं, पेंट करने का उतना खर्चा नहीं है भाई हमारे पास, तो तेल लगा दीजिए। अरे तेल भी बहुत महंगा है, तो ग्रीस तो घर पे होगा, ग्रीस लगा दीजिए। ठीक है, उससे अगर आप लोग हाई क्वालिटी के जो फैमिली है उस पर करें तो उसमें जस्ता का लेप चढ़ा दीजिए, गैल्वेनीकरण करा दीजिए, जिंक का लेप चढ़ा दीजिए, जिसका अनुभव क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अभी आप लोग को उसके बारे में शुरू में ही बताएं। ठीक है, चलिए सोडियम को केरोसिन तेल में काहे लिए डुबो कर रखेंगे भाई, तो सोडियम को केरोसिन तेल में इसलिए डुबो कर रखेंगे क्योंकि जब सोडियम को जब हम लोग खुला छोड़ देंगे इसे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, इसके कारण क्या करते हैं, और जल जाएगा, इस कारण हम लोग इसको क्या करते हैं, केरोसिन तेल में इसको डुबो कर रखते हैं। ठीक है, अगर बोला जाए कि लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम और सूत्र लेकर के इसे सांद्रण की विधि बताएं, तो आप लोग लोहा के बारे में जानबे करते हैं, उसका मुख्य अयस्क यहाँ पे अभी बतेबे किए, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, और इसका अगर बोला जाएगा कि इसका सूत्र लिखना है तो सूत्र भी आप लोग को लिखवाइए दिए। और इसका बोला जाए सांद्रण, तो इसका चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है, और इसी विधि में दो पुलियों के ऊपर एक चुंबकीय बेल्ट चढ़ा होता है। एक पुली चुंबकीय होती है, चुंबकीय पुली चूर्णित अयस्क गिराया जाता है जो बेल्ट के सारे चुंबकीय पुली तक जाता है, और वह चुंबकीय अयस्क अन्य चुंबकीय स्थिति से पृथक कर देती है। देखिए क्या होता है, लोहा जब प्राप्त होता है जमीन से तो शुद्ध अवस्था में तो प्राप्त नहीं होता है, उस पर गैंग लगा रहता है। पहले उस गैंग को साफ करते हैं, उसके बाद लोहे को बारीक बारीक से उसको तोड़ देते हैं, मतलब उसको इस प्रकार पीस देते हैं एक तरफ से समझिए, और उसको क्या करते हैं, इसपे मशीन की प्रक्रिया से इसको डालते हैं, जिसका ये पट्टा लगा होता है, और यहाँ पे एक प्लेट रख देते हैं। जो इधर से जो भी लोहा आता है इधर भारी होने के कारण इसमें गिर जाता है, धूल मिट्टी इधर चला जाता है, जिस कारण हम लोग को लोहे की प्राप्ति, इस प्रकार इसका निष्कर्षण हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, और गैंग किसे कहते हैं। गैंग तो समझे किए कि जो भी अशुद्धि होता है, खनिज भू प्रॉपर्टी से। ठीक है, और कम खर्चा में अयस्क को प्राप्त किया जाता है। चलिए ठीक है, ऐसा अगर बोलेगा लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, तो भाई जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं, वही क्वेश्चन है, उसको घुमा घुमा के पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, इथेनॉइक अम्ल का उपयोग बोलेगा तो रंग रेयन, प्लास्टिक, रबड़ और रेशम उद्योगों में प्रयुक्त होता है, और सिरका तथा अचार के रूप में लाया जाता है, और इसे सफेदा बनाने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। किण्वन क्या होता है,
किण्वन। तो किण्वन वह क्रिया है जिसमें स्टार्च के अणु एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है, चलिए गैसोहॉल से क्या समझते हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन है ये, फिर भी देखते हैं कि अनाद्र एथिल जो होते हैं, अल्कोहल तथा गैसोलीन जो होते हैं, वह पेट्रोल के मिश्रण को शक्ति अल्कोहल कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर ईंधन के रूप में किया जा सकता है। मतलब पेट्रोल के स्थान पे इसका आप लोग गैसोहॉल का उपयोग कर सकते हैं। और शक्ति अल्कोहल को जिसमें लगभग 10% एथिल अल्कोहल होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? गैसोहॉल कहते हैं। ठीक है, इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में करने से क्या लाभ और क्या हानि है? अब इथेनॉल है भाई, उसका आप लोग ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे तो क्या हानि हो सकता है और क्या लाभ हो सकता है? तो इथेनॉल तो भाई यह बात सच है कि वह स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, और जो दहन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनता है, इसके दहन से कम ऊर्जा उत्पन्न, यह मतलब इसका दहन कराया जा रहा है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाएगा, लेकिन इसमें से कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। बोला जाएगा कि बायोगैस के संघटक गैस कौन कौन से हैं, तो बायोगैस में मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आता है। कौन कौन आ रहा है भाई? मीथेन आ रहा है। मीथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है, मतलब इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, और संरचनात्मक सूत्र पूछ देगा तो ये भी लिख लीजिए, ये 4 चैप्टर का है। इधर से C है और H कितना है भाई? H 4 है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि CH4 हो गया इसके संघटक गैस, और इधर है तो H2 भी हो जाता है, H2S भी हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भाई भूल नहीं सकते हैं भाई, बहुत खतरनाक गैस है CO2। पहले इसका प्रतिशत था 0.003%, लेकिन अभी ये 0.004%। ठीक है, इतना बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में आए तभी 0.003% ही लिखिएगा, क्योंकि अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं ना हुआ है। ठीक है, चलिए बायोगैस के संगठक के नाम आप लोग जानिएगा। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र आप लोग को कुछ पूछ सकता है। अगर हाइड्रोकार्बन के उदाहरण सहित नाम पूछेगा तो हाइड्रोकार्बन का नाम और उदाहरण इस प्रकार: संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आता है एथेन आता है, जिसका C2H6 होता है। और इसका अगर C2H6 का संरचनात्मक सूत्र पूछ देगा तो भाई C2H6 है। इसका संरचनात्मक सूत्र देखिए तो कार्बन का गो है भाई? कार्बन है 2 गो। हाइड्रोजन का गो है भाई? 6 गो। H H H, तो 1 2 3 4 गो बॉन्ड बना लेगा। फिर H है और H है। देखिए तो कार्बन 2 गो है, हाँ 1 2 सही है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 सही है। मतलब ये C2H6 से क्या हो गया? यानी कि यह एथेन का सूत्र हो गया। यह किसका सूत्र हो गया भाई? एथेन का सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर बोलेगा कि प्रोपेनोइक अम्ल का क्या लिखना है जी भाई? संरचनात्मक सूत्र लिखना है। थोड़ा मिटा उटा दें, उसके बाद संरचनात्मक सूत्र के बारे में थोड़ा चर्चा करिए। तो देख लें, वीडियो लंबा तो ना हो गया। चलिए तो कुछ संरचनात्मक सूत्र को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाता है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं इथेनोइक अम्ल का। अरे ये इथेनोइक अम्ल होता क्या है? ठीक है, इथेनोइक अम्ल होता क्या है? ठीक है, तो इथेनोइक अम्ल में क्या आता है? देखिए कार्बन की संख्या इसमें क्या होती है? 2 होती है। और हाइड्रोजन इसके साथ कितना जुड़ा हुआ है? इस C के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। और इसके डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर भी क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन, और साथ में इसके क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। यह होता है इथेनोइक अम्ल होता है। फिर ब्रोमोपेंटेन आता है। तो ब्रोमोपेंटेन में देखिए कितना कार्बन रहता है? तो 5 कार्बन रहता है। ब्रोमोपेंटेन के साथ कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन रहता है। और सबके साथ हाइड्रोजन बैठा देंगे H, सबके साथ क्या बैठा दिए? हाइड्रोजन बैठा दिए। ठीक है, सबके साथ। और ब्रोमो बोल रहा है तो ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन का मतलब हो गया कि इसमें कार्बन की संख्या मतलब मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, पेंटेन, और या ब्रोमो मतलब ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, इस प्रकार से कुछ संरचनात्मक सूत्र आएंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र तो जरूर आता है। इसके लिए एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग संरचनात्मक सूत्र बनाना सिखा देंगे कि किस प्रकार इसका नियंत्रण। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन के बारे में इसमें जानकारी ले लेते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि किण्वन क्या है, तो किण्वन के बारे में भी समझ में किए। ठीक है, बोला जा रहा है किण्वन क्या है, एथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है। तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक नए यौगिकों में बदले जाते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तथा जिस सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में किण्वन क्रिया होती है उसे किण्वन कहते हैं। और गन्ने के रस में एथिल अल्कोहल का निर्माण क्या होता है, किण्वन के बेजोड़ उदाहरण है। चलिए, हाइड्रोकार्बन पूछेगा तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का बात आया तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। भाई हाइड्रोकार्बन साहब कौन है जी, हम लोग तो हाइड्रोजन का नाम सुने थे, कार्बन का नाम सुने थे। तो भाई दोनों को जब मिल गया, जब दोनों का हाइड्रोजन और कार्बन का शादी हो गया तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन का मतलब हो जाता है, कार्बन का मतलब होता है सी, मतलब सी से सूचित करते हैं। तो जब क्या कर देते हैं हम लोग जी, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाता है तो किसका निर्माण कर देता है, हाइड्रोजन। और जब कार्बन आपस में मिल जाता है तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, तो CH4 होता है इसका एग्जाम्पल। अगर संरचनात्मक सूत्र पूछेगा तो CH इधर इधर, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं आप लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है भाई, और उदाहरण देकर इसको समझाना है। तो देखिए इसका भी उत्तर देख रहे हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनिविकृत होते हैं और अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया से क्लोरीन या हाइड्रोकार्बन का प्रतिस्थापन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापन करती है और इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि एक प्रकार के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जो होते हैं एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं और साधारणतः उच्च समजातीय एल्कीन के साथ उनके उत्पादों का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, साबुन और अपमार्जक में आपको अंतर लिखने के लिए पूछेगा कि आखिर साबुन ही होता क्या है भाई, अपमार्जक होता क्या है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि जो साबुन होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और जो अपमार्जक होता है अनबायोडिग्रेडेबल होता है। और जो साबुन होता है मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त है और अपमार्जक होता है मृदु जल तथा कठोर जल में दोनों के लिए सफाई के लिए उपयुक्त होता है। और साबुन का निर्बल शोधन क्रिया में इसका होता है उपयोग और इसका प्रबल शोधन अभिक्रिया में, प्रबल शोधन प्रक्रिया में इसका किसका उपयोग, अपमार्जक का उपयोग होता है। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण समशोदाहरण बताइए। जो अब लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या, यौगिकों का वह श्रृंखला जिसमें कार्बन में जो भी, मतलब कार्बन में स्थित जो भी हाइड्रोजन है उसको एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह क्या कर सकता है, उसको विस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं भाई, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए साबुनीकरण, तो जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ विवेचित किया जाता है तो तेल तथा वसा के संगत जो एसिड होते हैं वो सोडियम लवण का निर्माण होता है जिसे साबुन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में, तत्वों के वर्गीकरण में तो उसमें आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्था का क्या आधार है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का आधार क्या है, परमाणु संख्या के अनुसार उसको सजाया गया है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक गुण किस तरह बदल जाता है। अगर आप लोग बाएं से दाएं जाइएगा तत्वों में तो किस प्रकार बदल जाएगा, तो बाएं से दाएं जाइएगा तो उसका धात्विक यानी जो वैद्युत धनात्मक गुण होगा वो घटता चला जाएगा। और बोलेगा किस अनुसार इसको समझाया, मतलब एक साथ सजाया गया है तो इसके परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए बोलेगा धनायन का आकार परमाणु से कम क्यों होता है। जो धनायन का आकार होता है वो परमाणु से कम क्यों होता है, तो धनायन को धनायन भी कहते हैं, आप लोग जानबे करते हैं। यह परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोने पर बनता है। इलेक्ट्रॉन खोने पर प्रायः सेलों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन खो देगा तो सेलों की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए धन आवेश का आकार जो क्या होता है परमाणु के आकार से कम होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की 20 संगतियों को लिखिए, मतलब उनका क्या बुराई था जी, तो ये हाइड्रोजन का उसमें स्थान नियते नहीं है, कहाँ है। ठीक है, और समस्थानिक का स्थान नियत नहीं है, उसमें भी नियत नहीं है। और कम परमाणु भार वाले जो भी तत्व के बाद अधिक परमाणु भार वाले तत्व को रखा गया है, लेकिन जो नया आया है जिसमें क्या किया गया, परमाणु क्रमांक के अनुसार उसको सजाया गया है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन आता है कि एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर कोई परमाणु है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287 है, तो तत्व का नाम बताइए। तो 287, 2 + 8 + 7 मार दीजिए, 8 2 10 हो गया, बराबर कितना हो गया 17। मतलब 8 2 और 7 को तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जा रहा है 17। अब याद कीजिए कि 17 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये पढ़ते चले जाइए। तो जो 17 नंबर पर आएगा वो कौन सा गैस आएगा, मतलब कौन सा तत्व आएगा, क्लोरीन आएगा। कौन सा तत्व आएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आएगा। ठीक है, 17 नंबर का तत्व। तो मतलब अगर पूछेगा परमाणु का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, बोलेगा उसका परमाणु संख्या कितना है, तो तीनों को आप लोग क्या कर देना है, जोड़ देना है, और उतना नंबर परमाणु क्रमांक पे देख लेना है कौन सा तत्व है, तो भाई क्लोरीन है 17 नंबर पर। तो 17 नंबर को क्या हो जाएगा, क्लोरीन का आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोला जाएगा अगर कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके पहले 10 तत्वों का आप लोग को नाम बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले तो उसको आप लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक के अनुसार, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, उसके बाद नियॉन है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है फ्लोरीन, नियॉन के बाद इन सभी तत्वों में से धातु में इसमें मतलब अगर फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन सब तो ही है, लेकिन अगर इसमें बोला जाएगा कि इसमें से धातु कौन कौन सा है, तो भाई लिथियम और बेरिलियम क्या है, धातु है। ठीक है, चलिए अभी के लिए बस इतना ही रन देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी या फिजिक्स को लेते हैं, और बायोलॉजी या फिजिक्स के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपके पढ़ने योग्य हैं इस वक्त, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। काफी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तभी इसको यहीं पर रहने देते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।